चलो आज कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करनी है। वेट अ मिनट। आज कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है, कल हमने सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही है मेरी? अब देखो आ रही है। नाउ नाउ इट इज क्लियर। बोलो बोलो। अब ठीक है आवाज? रिप्लाय आवाज येते का माझा? आवाज येतोय का गौरी? ओके। फैन की वजह से वो ब्लूटूथ फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। काय बोलत होते मी? सेल से हमारी बॉडी हुई है, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल कनेक्शन। तो ऑब्वियसली बच्चों, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट भी होगा सब्सटेंसेस का। यस और नो? एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी होगा, चाहे वो वाटर हो या फिर अदर मॉलिक्यूल्स हो या फिर एटम्स हो या फिर गैसेस हो। यस और नो? एक सेल से दूसरे सेल में उसे जाना पड़ेगा, राइट? तो एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी सब्सटेंस को पास होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को पास होने के लिए, किसी भी एटम या गैसेस को पास होने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं उसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बच्चों इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन पढ़ा है आपने इम्बिबिशन के बारे में? इम्बिबिशन के बारे में पढ़ा है, सुना है कभी आप लोगों ने? यस और नो? बताओ बताओ। हो की नाही रे सांगा. ऐकलंय का कधी इम्बिबिशन? लेकिन देखा जरूर आहे. 101%. तुमची मम्मी चण्याची उसळ वगैरे करत असताना काय करते रे? भिजत टाकते ना चणे? अगर मुझे ग्राम्स को ऐसे डालना है, इसमें मैं डाल दूं पानी के अंदर, क्योंकि सुबह मुझे इसके सब्जी बनानी है, तो ये ग्राम्स मैंने किसके अंदर रखे रात भर भिगो के? वाटर के अंदर. अब ये वाटर क्या हुआ? ऑब्जर्व किया गया, हर एक सीड ने ऑब्जर्व किया इसे, एब्जॉर्ब किया, सॉरी, हर एक सीड ने एब्जॉर्ब किया इसे. अब एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या हो जाते हैं? इम्बाइब हो जाते हैं, या फिर उसे स्वेल बोला जाता है, स्वेल अप हो जाते हैं. तो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन. इम्बिबिशन मतलब देख लो बच्चों, इम्बिबिशन मतलब देखो, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, absorption of water by hydrophilic substances. Hydrophilic substances, that is called as imbibition. इसे बोला जाता है imbibition, जहां पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है ड्यूरिंग रेनी सीजन डोर्स जो है वो डोर्स स्वेल अप हो जाते हैं, गेट स्वेल अप. यस और नो? जब रेनी सीजन होता है तो दरवाजे फूल जाते हैं, या जाते हैं नहीं जाते हैं दरवाजे फूल? मतलब क्या कि जो वुड है जिससे भी डोर बना हुआ है उसमें हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है जो क्या कर रहे हैं? वाटर को. हाइड्रोफिलिक मतलब क्या कि वाटर फेवरेबल. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? वाटर फेवरेबल सब्सटेंसेस, जिनकी दोस्ती, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी दोस्ती वाटर के साथ है, जिनकी दोस्ती वाटर के साथ है उन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. जैसे वुडन, अगर मैं वुडन के ऊपर मतलब लकड़े के ऊपर पानी डाल दूं तो पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना? यस और नो? लेकिन मैं किसी आयरन के ऊपर पानी डाल दूं, ये खिड़कियां वगैरह जो बनती है ना लोहे की, उसके अगर ऊपर मैं पानी डाल दूं
तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो वाटर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, मतलब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं है उसमें, उस आयरन में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं है, इसके वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें बोला जाता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। इसीलिए हमने इम्बिबिशन की डेफिनेशन क्या बोली है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, उसे हम बोलेंगे इम्बिबिशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि रेनी सीजन में जो डोर्स है वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, क्योंकि पानी पड़ने के बाद वो क्या करेंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि पानी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि भाई रेनी सीजन खत्म हो गया तो अब दरवाजा लग नहीं रहा तो तुमने दरवाजे को तोड़ दिया छील छील के, ऐसा होता है? यस और नो? अपने आप जब धूप पड़ती है तो जो वुडन डोर है वो अपने आप फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। यस और नो? क्योंकि वो जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है वो ड्राई हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है उसका, और वो फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। जैसे पानी पड़ेगा, जैसे रेनी सीजन आएगा फिर से मोटा हो जाएगा, फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है इम्बिबिशन, जहां पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। मैम आयरन वाटर से रस्ट होता है ना? ऑब्वियसली बच्चों, मुझे बताओ, अगर आप किसी काय म्हणते त्याला, खराब हो जाता आयरन पावसाळ्यामध्ये, जेव्हा लोखंडावर पाणी पड़तं, जंग चढ़तो ना, जंग चढ़ जाता ना उसके ऊपर, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसे कभी देखा है तुम लोगों ने कि आयरन ने पानी को खींचा और आयरन बड़ा हो गया, मोटा हो गया, ऐसे देखा है कभी? तो जब अगर कोई स्वेलअप हो जाता है तभी उसे हम बोलेंगे कि उसने अपने बॉडी के अंदर पानी को ले लिया। अगर कोई बॉडी के अंदर पानी को ले लेता है तो हम भी इम्बाइब नहीं करते। हम इम्बाइब करते हैं क्या? हमारे के बॉडी के अंदर हम जितना पानी पीते हैं, हम बॉडी के बाहर भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी होती है ना हमारी बॉडी में। यस और नो? यस और नो? लेकिन कोई इंसान अगर पानी में डूब जाए, बच्चों बहुत बार आपने देखा है कि नहर में डूब के मर गया, इसमें डूब के मर गया, सुना है आप लोगों ने? तो वो नहर में डूब के मर जाए, क्यों मरता है वो? क्योंकि उसे सांस लेनी नहीं आती पानी में। ठीक है, सांस लेनी नहीं आती तो पूरा पानी उसके बॉडी में भर जाता है। यस और नो? यस और नो? अगर पानी बॉडी में भर जाए और निकले ही ना, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलेगा ना। जे डेड बॉडीज, तुम्ही क्राईम सिरियल्स वगैरे बघत असाल तर त्याच्यामध्ये दाखवतात बघा, कि किसी की लाश को फेंक के पानी में डाल दिया जाता है और फिर वो फूल के ऊपर आती, फूल के ऊपर आती है, मतलब क्या कि पानी पूरे बॉडी में उसके भर जाता है। और हमारे बॉडी में भी हम पानी पीते हैं। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई हम भी तो पानी पीते हैं, लेकिन हमारे बॉडी बॉडी में जो हम पानी ड्रिंक कर रहे हैं उसका यूज किया जाता है, मेटाबोलाइजेशन किया जाता है, और जो एक्सेस वाटर है एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी के थ्रू। तो हमारे बॉडी में से पानी निकल भी जाता है और जरूरत के टाइम हर एक सेल को मिल भी जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हम रेजिन्स को रात रात भर भिगो के रखते हैं, रेजिन्स को रात भर भिगो के रखते, भिगोने के बाद वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो वो जो पहले हार्ड था वो बाद में सॉफ्ट हो जाता है पानी के बाद में, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में। तो उस क्राइटेरिया को बोलेंगे हम इम्बिबिशन। क्लियर है यहाँ तक के बाद? इम्बिबिशन क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे बोलेंगे हम? डिफ्यूजन, it is a transport of molecules, atoms or gases from higher concentration to the lower concentration. लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक बात समझो, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, एक सेल से दूसरे सेल में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होगा।
लेकिन कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम हाइयर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन हो क्या होता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, सुनो मेरी बात। अगर मैं इस रूम में खड़ी हूं, ठीक है, और रूम में खड़ी और इसी जगह पे खड़ी हूं और मैंने परफ्यूम मारा, बॉडी के ऊपर परफ्यूम मारा, अब सबसे ज्यादा परफ्यूम कौन सी जगह पे है, जहां पे मैं खड़ी हूं, जहां पे मैं खड़ी हूं यहाँ पे सबसे ज्यादा परफ्यूम प्रेजेंट है, मतलब ये हुआ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। जिन मॉलिक्यूल्स का अमाउंट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उनका अमाउंट जिस जगह पे ज्यादा है उसे बोला जाता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो मैंने परफ्यूम मारा और परफ्यूम मारने के बाद मैं यहाँ पे खड़ी, तो सबसे ज्यादा परफ्यूम की स्मेल कहाँ पे आएगी, मैं जहां पे खड़ी हूं यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपको क्या ध्यान में आता है कि ये जो परफ्यूम की स्मेल है वो धीरे 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 पूरे रूम में स्प्रेड हो चुकी है। यस और नो, यस और नो। मतलब क्या कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने परफ्यूम मारा है और परफ्यूम मारने के बाद में जहां पे जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया। अब ये स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस, ये पूरे रूम में धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, जो फ्रेग्रेंस में प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स है, वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज अ बच्चों डिफ्यूजन। उस क्राइटेरिया को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इसीलिए बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स एंड गैसेस फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है यहां तक के बात, क्लियर है बच्चों यहां तक के बात। ओके, तो मतलब क्या कि हाइयर से लोअर तक जाना, मतलब हम बोल देंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द डिफ्यूजन। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसमें 2 चम्मच, 2 स्पून शुगर मिक्स कर दी। अगर मैं शुगर को स्टर भी ना करूं स्पून से, तो भी थोड़ी देर के बाद में आपको क्या नजर आएगा कि शुगर का पानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है और शुगर पूरे पानी में पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुकी है। यस और नो। मैंने एक ग्लास के अंदर 2 स्पून शुगर ऐड की, ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने उसे स्टर नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे, तो शुगर स्प्रेड नहीं होगी क्या, बोलो, होगी ना बच्चों। मैंने स्टर करो या ना करो, अपने आप थोड़ी देर के बाद में वो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व होने लग जाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद धीरे 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 पूरा पानी शुगरी हो जाएगा। मतलब क्या कि जिस जगह पे मैंने पानी में शुगर ऐड की वो हो गया हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, और थोड़ी देर के बाद में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पूरा पानी शुगरी हो चुका है। मतलब वो हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में स्प्रेड हो गया है और एक जगह पे इक्विलिब्रियम सेम हुआ है। इक्विलिब्रियम सेम मतलब क्या कि अब कोई हाइयर नहीं, कोई लोअर नहीं, सारे रूम में या फिर सारे ग्लास में इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रेजेंट है, या फिर सारे रूम में इक्वल अमाउंट ऑफ स्मेल प्रेजेंट है, फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। ओके, तो इसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। हमने पहले पढ़ा है इम्बिबिशन और दूसरा पढ़ा है डिफ्यूजन। थर्ड क्राइटेरिया हमें देखना है बच्चों, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, चलो ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है ऑस्मोसिस, बताओ। इट इज द absorption of water molecules from lower concentration to the higher concentration, to the higher concentration, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वाटर को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं बच्चों, यस और नो, वाटर को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सीधी सीधी बात, ऑस्मोसिस का मतलब क्या कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, किस डायरेक्शन में, इससे पहले हमने क्या देखा था, डिफ्यूजन के उल्टा चले गई। इसमें हमने क्या देखा, उसमें क्या हमने देखा था कि मॉलिक्यूल कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर। यहाँ पे कैसे होगा,
और वहां पे मॉलिक्यूल्स अलग थे, वहां पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर की जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस क्राइटेरिया को बोला गया है ऑस्मोसिस। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल इसमें बच्चों दो ऑस्मोसिस दिए हैं, एक है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा है इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या, इट इज अ एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल। और इंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या, इट इज एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दी सेल, ये फ्रॉम द सेल है और ये इन दी सेल होगा। अब देखो होगा क्या, एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा बच्चों, देखो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर, बीकर के अंदर मैंने एक सेल सैप ली, सेल पता है ना, सेल तोड़ा हुआ पत्ता लिया और उसके सेल सैप डाले इसमें यहाँ पे। ठीक है, अब कंसिडर करो ये सेल है, इस तरीके से ड्रॉ करूंगी मैं। आपने पढ़ा ये 10 तक, यस और नो, आई थिंक पढ़ा है शायद, बताओ यस और नो, पढ़ा है, पढ़ा है, सांगा फटाफट। पहले ही मैंने फैन बंद कर दिया तो बहुत गर्मी हो रही है, फैन की वजह से तुम लोगों को आवाज नहीं आती। चलो बताओ बताओ, पढ़ा है कभी ऑस्मोसिस के बारे में? नाही वाचलंय का? नसेल तर नसेल, पण सांगायचं ना, चलो जाने। एक्सो ऑस्मोसिस मतलब एग्जिट ऑफ वाटर, कब एग्जिट करेगा वाटर, जब हम हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस बीकर में डालेंगे बाहर, जब हम हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंसेस बीकर में डालेंगे और इसका इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लोअर होगा, अंदर का सेल के सैप का अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लोअर होगा। तो क्या होगा बच्चों, अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कब कहाँ पे मूव करता है, वाटर कैसे मूव करता है, फ्रॉम लोअर टू हाइयर। वाटर कैसे मूव करेगा, बताओ, साधी सीधी सी बात है, अगर मैंने किसी सेल के ऊपर एसिड डाल दिया, एसिड, तो सूख जाएगी ना, यस और नो, वो सेल सूख जाएगी ना बच्चों। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है और उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मैं इस बीकर के अंदर भर रही हूँ, मैं इस बीकर के अंदर भर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ भागेंगे, बाहर भागेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ भागेंगे, बाहर भागेंगे, क्योंकि बाहर हाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो सेल कैसे हो जाएगी, सेल के अंदर का मटेरियल, अंदर का मटेरियल कैसे हो जाएगा, एक जगह पे जमा हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि बाहर वाटर भाग चुका है, अभी एग्जिट ऑफ वाटर हो चुका है। तो बाकी का सारा सॉल्यूशन एक जगह पे आके यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसे हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोला था, याद करो, 10 तक था ये क्राइटेरिया आपको। प्लाज्मोलाइज्ड सेल याद है क्या, प्लाज्मोलिसिस, किसी को याद नहीं, चलो ये समझ में आया कि मैंने क्या समझाया, कि मैंने एक सेल को कहाँ पे रख दिया, उठाया और सेल को एक हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में रख दिया, जो सॉल्यूशन है वो हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड है और अंदर का जो है सेल के अंदर का लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, वाटर कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लोअर टू हाइयर। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर प्रेजेंट है वो भाग के बाहर। अब पूरा पानी सेल में से निचोड़ चुका है, सेल में से पूरा का पूरा पानी बाहर आ चुका है, तो सेल का जो अंदर का जो मटेरियल है वो एक जगह पे जमा हो गया। बिकॉज क्या कि पार्ट वाटर ही तो होता है कि सेल के अंदर जो मटेरियल है उसे स्प्रेड रखता है चारों तरफ, यस और नो।
वाटर सब्सटेंसेस ही होते हैं ना, जो क्या करते हैं सेल के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। यस और नो? मेरी बात गलत है क्या? बताओ। मीनाक्षी, खुशी, बताओ। श्रावणी, प्रथमेश, आवाज नहीं आ रही है मेरी? गायत्री, गौरी, सांगारे, तन्मय। अच्छा ये तो बताओ कि मैंने ये जो समझाया समझ में आया नहीं आया? आया ना? चलो इसे बोलेंगे हम एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट होगी, सीधी सीधी बात। और दूसरे इसमें मैं क्या करूंगी? फिर से सेल रखूंगी। ये फिर से सेल है, लेकिन अब क्या करूंगी, यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लोअर रखूंगी। अंदर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज हुआ बच्चों? सिर्फ बाहर का कॉन्सेंट्रेशन मैंने जो सेल के अंदर है उससे कम रखा है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से लोअर है। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया क्या? नहीं। मैंने क्या चेंज किया? बीकर के अंदर जो मैं सॉल्यूशन ऐड कर रही हूं उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने लोअर लिया। किससे? सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब सेल का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? हायर होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे? तो वाटर अंदर गया, तो इसे हम बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्मोसिस। क्लियर है ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको? यस और क्लियर है? ध्यान में रखना, ये आगे भी आपको आने वाली है, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है? यहाँ पे हम वाटर के एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट दी अनदर सोल्यूट्स। हम सोल्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्यूट के बारे में अगर बात करेंगे तो उल्टा चलेगा। सोल्यूट कैसे ट्रैवल होगे? सोल्यूट कैसे ट्रैवल होगे ऑस्मोसिस में? यस, सोल्यूट मॉलिक्यूल हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होते हैं, हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन हमने किसके बारे में बात की है? अबाउट दी वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर यस, अगर एक्सो है तो वो बाहर एंट्री करेगा, एग्जिट करेगा। और एंडो है तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेगा। खत्म बात। समझ में आई इतनी? इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब देखो, दो क्राइटेरिया फिर से हमें मैं बताने वाली हूँ। टाइम खत्म हो गया क्या हमारा? है ना? बस दो टर्मिनोलॉजी बताऊंगी फिर ऑफ करूंगी क्लास। ठीक है? एक्टिव और पासिव ट्रांसपोर्ट। मतलब एक क्राइटेरिया ऐसा भी होता है कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पासिव ट्रांसपोर्ट। सुना है एक्टिव और पासिव ट्रांसपोर्ट के बारे में? एंड पासिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या बच्चों? अगर मेरे पास कोई चीज कम है और मैंने दे दी तो मुझे लगेगी एनर्जी, एफर्ट्स लगेंगे, तो एटीपी रिक्वायर्ड होता है। अगर मेरे पास कोई चीज ज्यादा है और मैंने किसी को दे दी तो मुझे कोई एनर्जी नहीं लगेगी। सुनो, ये समझने के लिए समझा रही हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसे बुक में नहीं दिया। बुक में इतना दिया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये डेफिनेशन है। पासिव की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मैं आपको मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों, मेरे पास बहुत कम पैसे, कंसिडर कर लो कि मेरे पास 100 रुपए। ठीक है? और मुझे किसी ने बोला कि मुझे भाई थोड़े से उधार चाहिए, तो दे दो।
तो मुझे क्या लगेगा, क्या फील होगा? मैं दे दूंगी क्या इजीली? ये सॉरी, देना पड़ेगा मुझे, ये बात कंफर्म है कि मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कम है और मुझे किसी ने मांग ली, तो मुझे एफर्ट्स लगेंगे बच्चों देने के लिए, लगेंगे ना? बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में आके यार मैं बोलूंगी यार पहले ही तो कम थे, फिर से किसी ने मांग लिया, देना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी जरूरत मुझे पूरी करनी है। ठीक है, तो मुझे वो चीज करने के लिए एफर्ट्स लगेंगे। एफर्ट्स लगेंगे मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, यार देना है देना है, फिर मैं क्या करूंगी, ऐसे वगैरह समथिंग। तो मुझे क्या लगी, एनर्जी लगी उस चीज के लिए, उस चीज के लिए एनर्जी मेरे पास कम है, मतलब ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल कहाँ से मूव हो रहे हैं, कम एरिया से ज्यादा एरिया में मूव है, तो पहले ही उनके पास कम है और कम होने के बावजूद उन्हें जाना है दूसरी तरफ। जाना तो ये कंफर्म है, जाना है ये कंफर्म है, लेकिन जाने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्योंकि पहले ही कम है। तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से भी मॉलिक्यूल मूव होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। दूसरा क्राइटेरिया है पासिव ट्रांसपोर्ट। मेरे पास बहुत पैसे हैं, उसमें से मैंने 10-12 हजार दान भी कर दिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुन्द्र में से मैं एक लोटा पानी निकाल लूं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है समुन्द्र को? यस और नो? एफर्ट्स लगे? एफर्ट्स लगे? नहीं, मैंने इसीलिए दे दिया क्योंकि मेरे पास बहुत था। अगर मेरे पास बहुत है और मैं किसी को दे रही हूँ, तो मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे। इट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इन्हें हायर से लोअर होने की तरफ कोई स्ट्रेस नहीं आता, तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल मूव होते हैं तो उसे पासिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। अगर मॉलिक्यूल पहले ही कम है एक साइड में और दूसरे साइड में ज्यादा है, फिर भी वो उनकी मूवमेंट कैसी है, फ्रॉम लोअर टू हायर, तो उन्हें एनर्जी लगेगी, तो वो एटीपी एनर्जी लगती है, तो उसे हम बोलेंगे, उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक के बात बच्चों? क्लियर है ये दोनों क्राइटेरिया? एनी डाउट? ओके, चलो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। प्लीज अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखो, अपसेंट मत रहा करो, लेक्चर्स वीडियोस के भरोसे पे मत बैठो, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ सारे 11th-12th में काम आने वाले टर्मिनोलॉजीज है, फिर उस टाइम आपको कुछ भी नहीं आता जब पूछा जाता है तो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय बच्चों। यस यस बोलो। लिविंग वर्ड। हाँ, चलो बाय।